अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। 26वीं आईनी तरमीम जो कि हुकूमत करना चाहती है, उसके सिलसिले में मुलाकातें भी जारी हैं, मुशावरत भी जारी है, दावे वादे भी जारी हैं। गुज़श्ता रात मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और हुकूमत के अहम शराकतदार इत्तेहादी वो आए और ये जो मुजव्वज़ा तरामीम है उस पर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ और क्या करना चाहते हैं वो इस्लाहात अदलिया के अंदर, उससे मुतल्लिक उन्होंने ज़रा अपनी मुट्ठी खोली और कुछ बताया। क्या कहा उन्होंने, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मेरा कोशिश होगा कि जो हमने 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर रखा था 19वीं तरमीम से पहले, उसको बहाल किया जाए। उसको हासिल करने के लिए मुझे शायद हुकूमत का कोई पॉइंट या हुकूमत के इत्तेहादी का कोई पॉइंट को भी मानना पड़ेगा। इस वक्त हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से जो हमने तैयार किया था और वो हम मौलाना फजल रहमान साहब का JUI के साथ शेयर करेंगे। वो अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। फिर हमारा कोशिश ये होगा इंशाल्लाह ताला कि हम एटलीस्ट कम से कम आपस में कंसेंसस बना दें और वहाँ से इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। आज अता तारड़ वज़ीर इत्तलात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और हुकूमत की इस सिलसिले में क्या काविशें हैं, क्या वज़ीर कानून जो मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं उसमें क्या अपडेट्स हैं, उससे मुतल्लिक उन्होंने अपडेट किया आवाम को, वो भी सुने। ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी जो है वो इंगेजमेंट जारी है और जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसव्वदा तैयार किया उस पर भी बातें की गई। पता नहीं मुसव्वदा कहाँ से आया, भाई उनकी टीम ने बनाया। पूरी एक लीगल टीम, ड्राफ्ट्समैन होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, और वो साथ साथ अपडेट कर रहे थे। जो भी लॉ मिनिस्टर हिदायत जारी करते थे उस पर उनको बताया जाता था कि जी ये चीज़ें हमने अपडेट कर दी हैं और मुसव्वदा उनको दिया जाता था। तो ये मुसव्वदा तमाम लोगों के पास, सियासी जमातों के पास मौजूद था, जिसमें JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसीलिए इस पर शिक बाय शिक बात हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब के पास मौजूद था। तो हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ रहे हैं इसमें, और जो सियासी जमातों ने मुशावरत के साथ एक अपडेटेड इसका मुसव्वदा तैयार किया है उस पर बातचीत भी हो रही है, मुशावरत भी हो रही है, और इंशाल्लाह ताला ये मामला जल्द जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक भी पहुंचेगा। ये बातचीत जारी है और आने वाले दिनों में मजीद इस पर कंसेंसस डेवलप किया जाएगा। ना सिर्फ वज़ीर इत्तलात कॉन्फिडेंट हैं, पुरज़्म हैं कि इस मामले के ऊपर जल्द पेशरफ्त होगी, कंसेंसस डेवलप किया जाएगा, बल्कि कहते हैं कि मजीद इक़दामात भी हो रहे हैं ग्रेटर मुशावरत और ग्रेटर कंसेंसस डेवलप करने के लिए। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान जो कि इस वक्त बड़ी की पोजीशन रखते हैं, अगर हुकूमत ने अक्सरियत से ये आईनी तरमीम पास करवानी है उसके अंदर, तो जी उनके साथ ज़हराना किया PTI ने, और उसके बाद मौलाना साहब ने जो गुफ्तगू की है इंतहाई मानी खेज, वो भी सुन लें। आपकी किरदार की बात हो रही है, पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन हो रही है, तो आप क्या समझते हैं आइंदा भी ऐसा ही रहेगा किरदार? देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी ख़यानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करते। मौलाना ने हुकूमती तजावीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। असद कैसर ने भी इसके बाद गुफ्तगू की मुख्तसरन, और उन्होंने कहा कि हुकूमती तजावीज़ हमारी तरफ से भी बिल्कुल मुस्तरद हैं, बल्कि आगे बढ़कर ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से ये तय हुआ है कि अपोजिशन एक साथ मिलकर चलेगी। सवाल ये बनता है, हुकूमत तो बड़ी पुरज़्म है और कहती है कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के मौलाना की तरफ से और फिर उनकी जो कुर्बत इस वक्त बढ़ रही है अपोजिशन की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्या ये मामला फ़िलहाल खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? अपने तजियाकारों से इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए उमर चीमा साहब, शहजाद इकबाल साहब, सलीम साफ़ी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप कहिएगा, ये जो सारी की सारी मुलाकातें हो रही हैं, जो लोगों के स्टांसेस हमें नज़र आ रहे हैं, और इस्लामाबाद में यकीनन बहुत सी और भी बातें चल रही होंगी, मामला इस वक्त किस तरफ जा रहा है? क्या हुकूमत ये जो बयानात दे रही है या इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है, एटलीस्ट वो सिर्फ फेस सेविंग है,
या फिर चीज़ें वाकई में कुछ पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। जो बिलावल साहब के कल इंटरव्यूज थे या आज जो हुकूमत की तरफ से अता तारर साहब ने नुक्ता नजर पेश किया है, उससे ये तो कंफर्म होता है कि जो कोशिशें हुकूमत की तरफ से वो जारी हैं, लेकिन मामला खटाई में पड़ जाएगा अगर मौलाना फजल रहमान साहब अपनी पोजीशन पे कायम रहे, क्योंकि उनके बगैर तो ये आईनी तरमीम पास होना नामुमकिन है। अब आगे कोई इस्लाहत होती हैं, कोई तब्दीली लाई जाती है, जो इस वक्त मुसविदा सामने आया था, तो मुझे नहीं पता उसके बाद फजल रहमान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन देखें, एक बात हमें बड़ा वाज़ेह होनी चाहिए कि इस्लाहत और निज़ाम में बेहतरी जब लानी होती है तो चीज़ें मुशावरत से होती हैं, कंसेंसस डेवलप होते हैं, डिस्कशंस होती हैं मुसवदे पे, लेकिन जब साजिश करनी होती है तो फिर चीज़ों को खुफिया रखा जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया, जिसको आज अता तारर साहब ने कहा कि लॉ मिनिस्ट्री ने बनाया है, उससे तो लगता है कि ये एक पूरी साजिश थी हुकूमत की, कि जो जिसकी आड़ में वो कह रहे थे कि हम पार्लियामान को मजबूत करना चाहते हैं, जुडिशरी को हम ज्यादा फंक्शनल बनाना चाहते हैं, वो तो कहीं से नहीं नजर आ रहा था। बाकायदा जुडिशरी को एक कंट्रोल करने की कोशिश थी। और आईनी अदालत बेशक आप बनाए, उस पर नुकात हो सकते हैं किसी के पॉजिटिव जहन में चीजें, लेकिन जिस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही थी और जो उसकी फॉर्मेशन थी, जो इख्तियारात खुद हुकूमत ने अपने पास रखे हुए थे कि हम जजेस लगाएंगे, तो उससे तो पूरा यही नजर आता है कि जुडिशरी को जो है एक कंट्रोल करने की कोशिश थी, जो कि फिलहाल तो नाकाम हो चुकी है। और मेरे ख्याल से क्योंकि अब इस पर डिस्कशन इतनी ज्यादा हो रही है, तो हुकूमत के लिए या पीपल्स पार्टी जो अक़लियती जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको पास करवाना, क्योंकि जिस किस्म की डिबेट इस पर हो रही है। और मैं दो तीन इसमें बातें बताना चाहूंगा कि देखें, बिलावल साहब दो नुक्तों पे दो उनके पॉइंट्स हैं इस वक्त। एक वो आईनी अदालत की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वो ये बात करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीकेकार है, उसको 18वीं तरमीम के ऊपर लेके जाएं, क्योंकि 19वीं तरमीम तो हमें जो है वो जबरदस्ती करवाई गई थी। उस जबरदस्ती में बहरहाल नून लीग ने उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब का भरपूर साथ दिया था। लेकिन क्या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मतलब ये है कि आप मुकम्मल इख्तियार जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के पास दे देंगे कि जो पार्टी उस वक्त इक़्तिदार में होंगी उनकी स्वाबदीद होगी? अगर पार्लियामेंट तक भी आपने मुंतकिल करना है ये इख्तियार, तो कम से कम एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट, जो कि हमें नजर आता है नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के ऊपर, जो हमें नजर आता है इलेक्शन कमीशन की चीफ की अपॉइंटमेंट और उनके मेंबरान की अपॉइंटमेंट। लेकिन यहाँ पे ये नहीं था। दो तीन बातें जो इसमें कही गई हैं, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट से तो तमाम तर इख्तियारात ले लिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होते हैं, वो पोजीशन भी उनसे ले ली गई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी ले लिया गया है। तो सिर्फ ये नहीं है कि आईनी मामला चले गए हैं आईनी अदालत तक, ये जो तजवीज है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के पास से चले गए हैं। और क्या कहा गया है जो आईनी अदालत है उसके हवाले से? देखिए, आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट तो है दुनिया भर में, लेकिन उनके जजेस का तरीकेकार क्या बताया गया है कि जो पार्लियामानी कमेटी होगी उसमें पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो पार्लियामानी पार्टीज हैं, उनके जो इस वक्त तनासुब है उससे उनको उस 8 रुकनी कमेटी में सीटें दी जाएंगी। यानी कि ट्रेजरी के पास हमेशा ही ऑपोजिशन से ज्यादा जो है वो नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब उस कमेटी में कोई इक्वल बैलेंस नहीं होगा ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, उसका टिल्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ होगा। लेकिन फिर स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि शुरुआत हम इस पॉइंट से करना चाहते हैं कि रिटायर्ड जज भी लग सकते हैं और उनकी एज 68 भी हो सकती है, और उसका फैसला जो है प्राइम मिनिस्टर ने करना है। यानी कि ये इंटेंट तो साफ नजर आ रहा है कि उनको इस वक्त ये चाह रहे हैं कि जो काजी फैज ईसा साहब है उनको उस अदालत में लगा दिया जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आइन में तो ऑब्वियसली नहीं लिखा हुआ, आइन में तो अभी भी लोग कह रहे हैं ना कि खुला है, ये तो कोई भी जज लग सकता है, रिटायर्ड जज। लेकिन जो डिस्कशंस हुई है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जिसपे फजल रहमान साहब ने स्टैंड लिया, पार्लियामेंट में आके बात की, वैसे वो बात कर रहे हैं जो टीम्स उनसे मिलने जा रही है मुख्तलिफ पार्टीज की, उसमें तो वो इसी चीज को अपोज कर रहे हैं कि आप इसको अक्टूबर के बाद कर लें ताकि जस्टिस काजी फैज साहब रिटायर हो जाए। तो ये मेरे ख्याल से हुकूमत एक तो मुतनाज़ा बिल ला रही है और दूसरा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मजीद मुतनाज़ा कर रही है, क्योंकि उनकी तरफ से तो मौक़िफ़ नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमारे सामने इंटेंट नजर आ रही है और जो इस वक्त ड्राफ्ट नजर आ रहा है, उससे ये तो बड़ा वाज़ेह है कि ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब को हम लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस वही होंगे, लेकिन सारे इख्तियारात तो आप वहां से लेके आईनी अदालत को दे रहे हैं। आईनी अदालत का पहला सबरा यानी कि चीफ जस्टिस आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद लगाएंगे, और बाद में जो लगेंगे वो जो है जजेस वो हुकूमत की मर्जी के लगेंगे। तो इसमें जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां गई? क्योंकि जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था साइन, तो उस वक्त तो हमें पता है कि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, उस वक्त क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि अदलिया पे एक डिक्टेटर काबिज हो चुका है, तो आप आईनी अदालत की बात कर रहे थे।
लेकिन आज आप जब आईनी अदालत की बात कर रहे हैं तो उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ गई? फिर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला था वो भी आप कह रहे हैं कि हमने लेके चले गए आईनी अदालत। फिर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो सरबरा होगा अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे, वो भी जो आईनी अदालत है उनके चीफ जस्टिस होंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो भी मेंबरान वहां पे इलेक्ट होते हैं उनकी 5 साल मुद्दत है, लेकिन अगर कोई नया शख्स नहीं अपॉइंट होता तो एक करारदाद के जरिए हुकूमत, ये नहीं कि पार्लियामेंट, हुकूमत जो है, ट्रेजरी बेंचेस जो है वो उनको उतनी ही मुद्दत की एक तौसी दे सकती है। मतलब मुझे तो इसमें से कहीं खैर की खबर नहीं नजर आ रही थी, सिवाय एक दो चीजों के 63A की गलत तशरीह की गई थी, उसको आपने दुरुस्त किया है। बाकी ये जो सारी चीजें आप करने चाह रहे थे, चाहे उसका कॉन्सेप्ट भी दुरुस्त हो, लेकिन जो उसकी फॉर्मेशन है मेरे ख्याल से तो उससे हुकूमत ये तमाम तर इख्तियारात जो जुडिशरी में जजेस अपॉइंटमेंट के हैं, जो जुडिशरी के इख्तियारात हैं, वो अपने हाथ पे करना चाह रही थी। बिल्कुल सही। सलीम साफ़ी साहब, मौलाना ने तो आज जो प्रपोज की गई हैं हुकूमत की तरफ से तरामीम, तजावीज़, उनको मुस्तरद कर दिया है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जब वो आगे खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं कि वो अपोजिशन का किरदार ही अदा करेंगे। क्या चल रहा है मौलाना के जहन में? क्या आपको लगता है मौलाना आगे जाकर मजीद इसके ऊपर बज नहीं करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन है कि अगर बेहतरी हो जाती है मुसव्वदे में या उनकी बातें मान ली जाती हैं तो वो दे देंगे तरमीम के हक में वोट? देखिए, इन तीनों जमातों ने अपने अपने तरीके से मौलाना फजल रहमान की दिल आज़ारी की थी या उनकी तौहीन की थी। PTI का तो आपको पता है कि कितने सालों से मौलाना को मौलाना डीजल और फलां इन अलक़ाबात से उनको याद करते रहे। तो इस वक्त मुझे लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक तो अपनी हैसियत मनवा रहे हैं और अपनी अना की तस्कीन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक PTI वालों के 1 दर्जन से ज़्यादा तवाफ़ मुकम्मल हो गए मौलाना फजल रहमान के घर के। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब उधर गए, एक मरतबा नहीं गए बल्कि कई मरतबा गए। इसी तरह बिलावल साहब उधर जाते हैं, बल्कि मौलाना साहब का घर तो पिछले दिनों में उनका कुछ मेहमान नवाजी का ख़र्चा ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन ऐसा वो बन गया है कि उनके यहाँ मीटिंग रूम 2 हैं, तो एक में एक पार्टी इंतज़ार कर रही होती है और दूसरी पार्टी में दूसरे कमरे में वो बैठे होते हैं। मसलन अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मौलाना साहब बात कर रहे थे और उनके पीछे PTI की पूरी क़यादत खड़ी थी, 10 ब-10 था। और उधर से जब मौलाना फजल रहमान साहब अपने घर पहुंचे तो उधर मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए थे। तो मौलाना की इस वक्त ये पोजीशन है। अच्छा, इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनके साथ क्या ज्यादती की थी कि वो उनके PDM के सदर थे, लेकिन इलेक्शन के बाद न उनसे नवाज शरीफ ने कोई बात की, न शहबाज शरीफ ने कोई बात की, न बिलावल ने कोई बात की, न जरदारी साहब ने कोई बात की। इन दोनों ने मिलकर अपनी हुकूमत बनाई, अपना तकसीम किया और मौलाना साहब इसी तरह तमाशा देखते रहे। तो मौलाना साहब, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि उस रवैये से बहुत दुखी हो गए थे, तो वो इनसे शायद 10-10 तवाफ़ और मुकम्मल करवा के ही फिर कोई संजीदा बात करेंगे। और बाकी जहाँ तक उसका मुसव्विदे का ताल्लुक़ है तो ऐलान उन्होंने आज किया है, लेकिन मुसव्विदा उनको जिस दिन दिया गया आज से 2 दिन कबल, तो वो उसी दिन उन्होंने मुस्तरद कर दिया था और फिर उसके बाद जो मीटिंग्स हुई है उनमें भी वो मुस्तरद करते रहे। असल मामला अब ये है कि नून लीग ने ज़्यादातर ये मामला अब सपुर्द किया है पीपल्स पार्टी के, और बिलावल साहब जब मौलाना साहब के पास गए थे तो उन्होंने मौलाना साहब से कहा था कि एक मुसव्विदा आप बना दें और एक मुसव्विदा हम बनाते हैं, और फिर दोनों मुसव्विदों को जोड़कर कोई मुत्तफ़िका मुसव्विदा सामने लाने की कोशिश की जाएगी। तो अब आगे जो कुछ होगा वो मौलाना के मुसव्विदे और बिलावल साहब के मुसव्विदे पे ही होगा। सर, कल परसों तो आपने बताया था ना कि मौलाना साहब आईनी अदालत के क़याम के ऊपर मुत्तफ़िक थे, बस कहते थे कि थोड़ा सा उसको सिफ्ट थ्रू कर लिया जाए या बेहतर बना लिया जाए। असल में इन दोनों जमातों को शख्सियात से दिलचस्पी है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जस्टिस फायज़ ईसा साहब को कंटिन्यू करे, और PTI चाहती है कि किसी न किसी तरीके से फायज़ ईसा साहब को रुखसत करा दे, लेकिन मौलाना साहब को उन शख्सियात पे दिलचस्पी नहीं है। उनका न किसी के लिए
मौलाना को इससे दिलचस्पी है, एक तो मैंने आपको जो दिलचस्पियां थी वो बयान कर दी पहले से, और आगे अब उनको ये दिलचस्पी है, वो कहते हैं कि भाई आपने अगर कानून साजी करनी है और आइन में तरमीम करना है तो वो शख्सियात को मद्देनज़र रख कर नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रख कर करनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि जब मौलाना साहब की तरफ से मुसव्विदा सामने आएगा तो वो क्या होगा। सर आपने बताया था, लेकिन मौलाना जैसे सियासतदान सिर्फ अना की तस्कीन के लिए तो नहीं, कुछ ज़्यादा तो चाह रहे होंगे। अच्छा ये बताएं, आपने बड़ी दिलचस्प बात की, अब नून लीग ने पीपल्स पार्टी के सपोर्ट कर दिया सारा मामला, क्यों, ऐसा क्यों किया? जी शायद उनका ये ख्याल हो को मौलाना साहब को बनाने की उनकी सलाहियत ज़्यादा है, इसलिए शायद उनके सपोर्ट किया है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। फ़खर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जितनी भी मुशावरत चल रही है या मौलाना को बनाने की कोशिश चल रही है, कुछ लोग कहते हैं मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सियासी नातजुर्बेकारी की वजह से मामला बिगड़े। अब जैसे सलीम साफ़ी साहब ने भी बताया है, ख़बर दी है बल्कि कि मोहसिन नकवी साहब दोबारा मौलाना से मिल रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि शायद उनको टास्क दे दिया गया है। मसला क्या है? मौलाना से मामला क्यों इतने गुंजलक हो गए या बिगड़ क्यों रहे हैं आपकी राय में? बिल्कुल अलीना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो मौलाना के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, शायद जो मुज़ाकरात कर रहे थे हुकूमती टीम की तरफ से उनकी नातजुर्बेकारी ही थी। क्योंकि अगर हम माजी में देखें, जितने भी इस तरह के अहम मुज़ाकरात किसी भी सियासी जमात के साथ होते हैं, अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की तरफ से हों तो उसमें कुछ अहम जो रहनुमा हैं वो शामिल होते हैं। ख़ास तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून से एहसन इकबाल होते हैं, राना सनाउल्ला होते हैं। इसी तरह अगर कोई एश्योरेंस या गारंटी देनी होती है तो उसके लिए इसहाक डार साहब भी साथ होते हैं। पीपल्स पार्टी से भी इसी तरह फारूक एच नाइक साहब हो, खुर्शीद शाह साहब हों या कायरा साहब हों, इस तरह के जो अरकान थे माजी में हमने देखा है जब भी किसी सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात होते हैं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत एक ऐसा अहम आइनी जो बिल है वो लाने जा रही है और उसके लिए नए लोगों को मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात के लिए भेज दिया गया। मेरे इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात हुई जो ख़ास तौर के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकातें की हैं, जिन्होंने मौलाना ने जो इनको बताया है, मेरे जो ज़राए ये बताते हैं कि जब ये पहली दफ़ा ड्राफ्ट लेके आए तो इसमें कोई शक नहीं कि ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था मौलाना फजलुर रहमान को, और जो उनकी लीगल टीम है कामरान मुर्तज़ा साहब ने हर शिक वाइज जो है वो मौलाना को बताया, ब्रीफ किया था कि इसके जो है फ़लाँ क्लास के क्या कंसिक्वेंसेस या क्या असरात हो सकते हैं। वो सारे लीगल जो पहलू हैं आइनी और कानूनी वो मौलाना को बताए गए। एक पहलू या एक शिक ऐसी थी जिसके ऊपर मौलाना ने फौरी तौर के ऊपर उसको रद्द किया था, वो था मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स के हवाले से। तो उस पर हुकूमत ने कहा ठीक है हम इसके ऊपर रिव्यू कर लेते हैं, और फिर ये अग्री हो गया दोनों के दरमियान में ये कि हम दोबारा इसको रिव्यू करके दोबारा आपको वो शेयर करेंगे। उसके बाद हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम है वो बार बार आई, मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं वो जो उस शिक के हवाले से आपने उसकी रिप्लेसमेंट या उसका जो अल्टरनेट है वो क्या शामिल किया है। तो उसके बाद जो मेरी इतलात हैं कि हुकूमती जो वफद था उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो ड्राफ्ट शेयर नहीं किया कि वो जो मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड के ऊपर निकाला गया उसका अल्टरनेट क्या वो किया गया। तो उस पर फिर जो मौलाना फजलुर रहमान से बाकी सियासी जमातों के जो कायदीन मिलने आए थे, ख़ास तौर के ऊपर मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ने एक मुलाकात की, उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने उनको पूरा बताया जो आइनी तरमीम हुकूमत क्या लाने जा रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तजावीज़ क्या थी, और जो ऐसे मुतनाज़िया कुछ जो अहम शिकें थी वो कौन कौन सी थी। उस पर फिर ये डिस्कशन के बाद मौलाना फजलुर रहमान को जो मेरी इतलात हैं शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने ये भी सजेशन दी कि आप इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर हाँ ना करें, क्योंकि ये जो आइनी तरमीम आप बता रहे हैं इसके ऊपर तो पूरी एक नेशनल डिबेट की ज़रूरत है। मीडिया में इसके ऊपर एडिटोरियल लिखे जाने चाहिए कि इसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं या क्या क्या असरात इसके आ सकते हैं। टॉक शोज़ होने दें, इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को जो है वो पूरी बाकायदा बहस करने दें, उसके बाद ही जो भी आपने कोई फ़ैसला लेना है, क्योंकि वोट तो आपका है, वो आप उसके बाद ही फ़ैसला कीजिएगा। लेकिन जिस दिन ये मुलाकात इनकी हुई है उस दिन एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई थी साबिक जो निगरान वज़ीर आज़म थे अनवारुल हक काकड़ साहब और जो वज़ीर आला हैं बलोचिस्तान के सरफराज बुगटी साहब, वो भी उसी दिन मौजूद थे। तो मेरी जो इतलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने इन तमाम जो शुरका थे उसकी मौजूदगी में वो फिर अकेले में जाके मौलाना फजलुर रहमान
रहमान से मुलाकात की है, जो इतलात यही है कि शायद जो हुकूमती टीमें थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, उससे कुछ हल्के राज़ी नहीं है, या एटलीस्ट वो उनको कुछ शुबहात हैं कि इन्होंने कोई सीरियसली अटेम्प्ट नहीं की इस आईनी जो तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की। तो वो इस वजह से शायद वो इन दोनों जो जमातें हैं उनकी शाकी थे, तो उसकी वजह से ये दो हजरात आए थे मिलने के लिए, ताकि ये मौलाना के जो जेन्युइन कंसर्न्स और रीजंस एटलीस्ट वो पता चल सके। हो सकता है मुस्लिम लीग नून, बिलावल भी खुद गए, हमने देखा शहबाज शरीफ खुद गए, हमने देखा, ये तो सारी ऑन रिकॉर्ड बातें हैं ना। फिर उसके बाद अब मौलाना से मुतल्लिक या जनरल सूरत हाल से मुतल्लिक क्या समझते हैं, कहाँ पर है मामला? अलीना वही बात है, शुबहात है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, शायद उनको भी कोई शुबा है कि हुकूमत की तरफ से, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हैं, कोई सीरियस अटैम्प्ट नहीं की गई। जबकि मौलाना के जो जेन्युइन जो कंसर्न्स थे, मौलाना ये समझते हैं कि उन्होंने जो अल्टरनेट का वो कहा था वो भी उनको हुकूमत ये सीक्रेट रख रही है, कोई छुपाया जा रहा है, तो वो नहीं दिखाया जा रहा। तो ये तमाम मामला ये इसी वजह से शायद जो अदम एतमाद है एक दूसरे के ऊपर, उसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो बिगड़ता चला गया है। ये अदम एतमाद कितना गहरा है, क्या ये आने वाले दिनों में आपके अंदाजे के मुताबिक सॉल्व हो जाएगा खुश असलूबी से, या फिर लंबा चलेगा भी? अलीना, जो हुकूमत की तरफ से अब कोशिशें हो रही हैं ख़ासतौर के ऊपर, जिस तरह साफ़ी साहब ने भी बताया कि नून लीग की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को ये तफवीज़ कर दी है जिम्मेदारी। अब ये दोबारा से एक ड्राफ्ट बना रहे हैं। जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो बातें की, एक तो जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से देखें, ये एक बड़ा बेहतर तरीक़ाकार था जो पार्लिमानी कमेटी वाला। ये अगर इसमें कोई गलत चीज़ होती तो पहले वज़ीर कानून ने जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसके जुडिशल कमीशन में ये बताया कि हम आर्टिकल 175A में कुछ तरामीम लाना चाहते हैं, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी जो है वो एक रबर स्टैंप का उसकी हैसियत है। हम चाहते हैं कोई मीनिंगफुल डिस्कशन और जो इनपुट हो पार्लियामेंट की तरफ से वो होनी चाहिए। तो एक चीज़ ये मैं समझता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये एक अंदिया दिया, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए भी मैं समझता हूँ कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें गुंजाइश है, ये माना जा सकता है। ताहम उसमें कुछ जो अख्तियारात के हवाले से या जो बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर कुछ मुज़ाकरात करके हर एक सियासी जमात की कोई इनपुट ली जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में हुकूमत एक दफ़ा फिर एक संजीदा एफर्ट करेगी, और होपफुली जो हुकूमत की तरफ से जो मुझे बताते हैं कि शायद इस दफ़ा कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, और इस दफ़ा कोई शायद इस तरह वो नाकाम नहीं होगी। और इस दफ़ा इजलास भी तब ही बुलाया जाएगा जब तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से ये गारंटी मिल जाएगी। अदरवाइज ऐसे जैसे पहले अब किया है प्री मैच्योर इन्होंने बुला लिया था, वो नहीं होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, उमर चीमा साहब की राय भी जानेंगे और मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बयानात से तो ऐसे लगता है कि हुकूमत आईनी तरमीम के लिए पुरअज़्म है, लेकिन दूसरी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात भी बड़े तुंदो तेज़। मामला किस तरफ जा रहा है, अपने तजियाकारों से हम उनकी राय जान रहे हैं। उमर चीमा साहब, ये जो सारा सागा हुआ और अब इससे मुतल्लिक जो दावे हो रहे हैं, आप कहाँ पर इसको देखते हैं? क्या ये संजीदा तौर पर आगे बढ़ेगी? अब हुकूमत दोबारा अटेम्प्ट करेगी? अलीना, एक तो ओवरऑल ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, ये इंतहाई नाअहल साबित हुई है। और इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद से ये हर दफ़ा लगा है कि इनकी कोई तैयारी नहीं है। ये इलेक्शन में भी गए तो इसी उम्मीद पर गए कि कोई और हमें इलेक्शन जितवा देगा। बाद में अभी ये जो तरमीम आ रही थी, इसको भी इन्होंने इसी तरह गैर संजीदगी से लिया है। और ये इसमें नाहली नजर आती है या इमेच्योरिटी नजर आती है। मैं क्या कहूँ कि आप इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं और आपने बिल्कुल जिनकी आपको एक सपोर्ट चाहिए, आपने उनके साथ कोई कैमरे के सामने जाके 4 तस्वीर बनवा के, तो आपने समझा कि शायद लोगों को अगर ये तासर पहुंच गया कि हमारे पास बंदे पूरे हो गए हैं, तो मौलाना को इतना हमें संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। अब यह है कि मौलाना के पास भी एक अपॉर्चुनिटी आई है कि वो रोजाना, ये अब इनके सब के दिल की वो धड़कन बने हुए हैं, उनका बस चले तो ये हो कि वक्त थम जाए और ये तरमीम पास ही ना हो, क्योंकि जब तक तरमीम पास नहीं होती ये सारे मौलाना के घर चक्कर लगा रहे हैं और मौलाना अपना अपना बदला इनसे ले रहे हैं कि किसी ने उनको बुरा भला कहा तो किसी ने उनको इग्नोर किया।
अब ये है कि ये भी हमारी बातें हैं कि जी वो मोहसिन नकवी जो है वो ठीक नहीं था या जो आजम तारड़ है वो ठीक नहीं थे। एक तो ये है कि ये फैक्ट है कि ओवरऑल चीजें मिस हैंडल हुई हैं। क्या इनके पास क्या मुतबादल क्या है कि कौन से लोग होते तो इन्होंने कुछ कर लेना था, या जो लोग मौजूद थे तो वही इनको बता देते कि भाई आपको किस स्टेज पर जाके तो तरमीम के हवाले से अनाउंस करना चाहिए या आपको सेशन बुलाना चाहिए। अलीना, आपने देखा कि अभी जो कमला हैरिस है जो उधर वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो उधर जब प्रेसिडेंशियल डिबेट में गई है तो हाँ, जो वो प्रेसिडेंशियल डिबेट में जाने से पहले वो कुछ 3-4 दिन रिहर्सल करती रही है कि मैंने डिबेट में जाना है। इनकी तैयारी का आलम देख लें कि आपने सेशन बुलाया हुआ है और आप अभी तक मौलाना को मना रहे हैं और जाके बता रहे हैं, और उस दौरान फिर इस तरह के दरम्यान में बयानात के जो लॉ मिनिस्टर है वो भी कह रहे हैं कि मैंने अभी ड्राफ्ट देखा है। हालांकि मैं इस चीज को नहीं मानता कि ये ड्राफ्ट इनको किसी और जगह से आया है, लेकिन आप ये तासर जो दे रहे हैं उससे ये तासर मिलता है कि आपके पल्ले कुछ नहीं है, ठीक है। और ये ड्राफ्ट जो है जिस तरीके से उसको बना चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, मेरे ख्याल को इतना भी उसमें ज्यादा मसला नहीं है। मौलाना को जो 1-2 इतराज थे वो एक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से था। अब यह है कि इनको वजाहत करनी चाहिए थी कि उसका, हालांकि लॉ मिनिस्टर जो है वो उधर नेशनल असम्बली की जो इजलास है उधर वो बता रहे हैं जी कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग में ये बात हुई थी कि जब कोयटा में मीटिंग हुई तो उधर ये बात आई कि वो इलाके जो ट्रबल्ड एरियाज हैं और उधर जो है उधर हमें अलाउ किया जाए कि अगर उधर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हों तो हम उधर मिलिट्री कोर्ट के जरिए ट्रायल कर सकें। ये बात उनको इस तरीके से समझा नहीं पा रहे। हालांकि उसमें इन्होंने ये बताया, मैं अगेन लॉ मिनिस्टर को ही कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी कि जो फौजी हुकाम है उन्होंने कहा कि आप एक सनसेट क्लास ले आए कि जिस तरह 2014 में जो APS का अटैक हुआ पेशावर में, तो उसके बाद सनसेट क्लास लाई थी जी कि कुछ अर्सा के लिए कोर्ट्स बना दी जाए, तो हमें इस तरीके से अलाउ किया जाए। ये आई डोंट नो कि ये मौलाना को बता नहीं पाए या कि मौलाना जो है वो इन चीजों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरा जो उनका पॉइंट था वो था कि जो कोई ऐसा ना हो कि जिसमें कोई तमाम को एक्सटेंशन मिले, उसमें ये उनका ये ख्याल था जी कि सर्विसेज चीफ को या बाकियों को ना मिले। मेरे ख्याल वो अगर आप आईनी तरमीम में नहीं भी डालते तो वो वैसे भी मुमकिन है। अगर आपने एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी हो तो मौलाना ने उधर क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट ने काम करना है। जो चीज इनको समझानी चाहिए थी वो तो बजट के हवाले से थी कि आपको जो पेंशन का बजट है वो आपके लिए दिन ब दिन अनबीरेबल होता जा रहा है, और आप उसके लिए जो एक आप चाह रहे हैं कि तमाम एक जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी उम्र बढ़ा के ये चाह रहे थे कि हमको 2-3 साल के लिए रिलीफ लें। अब जो तीसरा मामला जो काजी फायजीसा के हवाले से आता है, अगर हम इस चीज को मान लिया जाए कि जो आपको आईनी जो अदालत की जरूरत है या उसको कायम करने में हर्ज नहीं है, तो बाकी काजी फायजीसा को इतना बड़ा इशू तो नहीं थे। एक तसव्वुर करें ना कि जो लोग कहते हैं जी कि काजी फायजीसा को ले आना था, एक बात तो यह है कि ये ओवरऑल अदम एतमाद की फिजा है कि कोई दोनों साइड की नजर में कोई एक ऐसा जज नहीं है कि जिस पर एक एतबार हो। जो काजी फायजीसा उसके हवाले से PTI को फिक्र पड़ी रहती है, और कोई और जज हो तो उसके हवाले से गवर्नमेंट को फिक्र होती है कि अगर वो आ गए तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि आप अगर यही इतराज था कि काजी फायजीसा जो है उनको कहीं ना बना दिया जाए, तो उसके अलावा भी कोई और आ सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनको अगर बना दिया तो फिर इतराजात का कोई सिलसिला ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल के मुझे ये लगता है कि असल में इश्यूज इतने बड़े नहीं थे। बेसिकली जो मौलाना के साथ माजी में हुई है, मौलाना अपना बदला भी लेना चाहते हैं। आज से पहले, आज की जो उन्होंने लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है, इससे पहले जितने भी लोग उनके साथ मिले हैं या जिनकी मेरे से बात हुई है या मैं जिनसे मैं बात कर सका हूं, कि उन्होंने कहा कि मौलाना के को मुतालबा जो है कोई इतने ज्यादा कोई पेचीदा नहीं है कि जिनको एक कंसिडर नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो मौलाना बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि ये जो तरमीम लेकर आए थे वो पता नहीं कोई मुहिब्बे वतन जो है वो ये काम नहीं कर सकता या पता नहीं उसमें क्या कौन सा। तो मुझे लगता है कि अब ये मामला पॉलिटिसाइज होता जा रहा है। अब ये
हुकूमत है, यानी कि ये पहले वो एक अज़्म इस्तेहकाम पॉलिसी लाना चाह रहे थे, 2 दिन के बाद उस पर डिफेंसिव हो गए। तो इससे एक तो इनकी नाअहली साबित होती है कि ये कोई इतना होमवर्क करते नहीं है कि हमने मीडिया को क्या जवाब देना है, हमें जिन लोगों की सपोर्ट चाहिए उनके क्या मुतालबात हो सकते हैं और हमने उनको किस तरीके से एड्रेस करना है। तो इनका एक ओवरऑल नी जर्क रिएक्शन होता है और उस सारे अमल में इनकी कहीं ये तो नहीं रिलायंस थी कि मौलाना से भी कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा दी जाएगी? देखिए, मौलाना से जिधर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा दी जाएगी, मौलाना को सबसे ज्यादा गुस्सा उन पर है। उनको लगता है कि मुझे हराने वाले ये लोग हैं। तो क्या ये जो है ना, ये जो वो वाले हैं जो यानी कि जिनका हम जिक्र कर रहे होते हैं, वो भी मुझे लगता है कि एक ओवर एग्जेजरेटेड मिथ है। चीजें इतनी उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये तासर में दिया जाता है कि जैसे जो है ना वो हर चीज जो अगर कोई स्टुपिडिटी भी हुई है तो इसमें हिकमत है, उन्होंने जानबूझ के ये किया है। हर चीज हिकमत से ज्यादा सवाल आई थिंक बनता है बिकॉज़ हुकूमत का कॉन्फिडेंस जो था कि इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने इजलास बुला दिया कि आज तो होगा ही होगा और मौलाना ऑन बोर्ड हैं ही हैं, लेकिन फिर एकदम से क्या हो गया? सलीम साफ़ी साहब, एक तो ये जो फौजी अदालतों से मुतल्लिक उमर चीमा साहब ने 2-4 बातें आप एक दिन पहले भी बता चुके हैं हमें, अगर आप जवाब देना चाहें उसका, और ये भी प्लीज़ कि क्या वाकई में इस चीज़ के ऊपर बैंक किया जा रहा था कि मौलाना साहब से कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंडिंग बनवा दी जाएगी या कुछ हो जाएगा? नहीं, देखें, शहबाज शरीफ साहब के मुलाकात तक तो उनको मुसविदा नहीं दिया गया था और परसों के रिपोर्ट कार्ड में मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने कहा, वो आ जाते थे और उनसे कहते थे कि मौलाना साहब देखिए मान जाए ना और प्लीज़ आप वो कर लें। और इस वक्त मौलाना से 2 डिमांड्स चल रहे हैं। एक उनसे ये डिमांड चल रहा है कि आप हुकूमत ज्वाइन कर लें, और दूसरा ये बिल वाला मामला आ गया था। तो मौलाना हैरान होते थे कि भाई मुझसे जब मुतालबा किया जा रहा है तो वो कौन से काम की हुकूमत ज्वाइन करने वाले काम की जा रही है या इसकी की जा रही है। तो मौलाना ने उनसे कहा कि मुझे बिल तो दिखा देना कि वो क्या है। और आपको मैंने फिर बताया था कि फिर रात के वक्त एक ब्लैक लिफाफे में उनको बिल भिजवा दिया गया। हाँ, और जब उनके सुबह उनके जो आईनी टीम है, कानूनी टीम है, उन्होंने जब देखा तो मौलाना ने कहा कि उस लिफाफे में काले नाग ही मुझे नज़र आए और कुछ नज़र नहीं आया था। तो ये तो उस वक्त से उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। फिर जब ये लोग जाते उनके पास तो मौलाना उनसे यही बात करते। इसमें ये जो हमाकत की इंतहा हुकूमत ने कर दी है, तो एक फैक्टर वो हो सकता है, ये मेरा अंदाज़ा है, जो गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, कि ये हुकूमत इतनी ओवर कॉन्फिडेंट क्यों थी। शायद हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट इस बात पे थी कि जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया उनका ये ख्याल था कि मौलाना को उन्होंने मनाया होगा, और क्योंकि ये 2-3 जो सियासी शख्सियात उनसे मिली हैं तो वो भी उनके लोग समझे जाते हैं। लेकिन मौलाना के उस तरफ के ताल्लुकात इनसे ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा, दूसरी बात, मौलाना साहब उनसे कोई इस दौरान कोई बराह रास्त रब्ता नहीं है, ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है। इलेक्शन के बारे में उनकी वही राय है जिसकी तरफ उमर चीमा ने इशारा किया। अच्छा, एक जब 2 बंदे साथ बैठे हों, फॉर एग्जांपल वज़ीर आज़म हो या बिलावल हो, वो कहे जी मौलाना मान जाए, तो मौलाना की एक और सलाहियत भी है, वो ऐसे अंदाज में हाँ कर सकते हैं जिसमें ना भी छुपा हो, और वो ऐसे अंदाज में ना भी कर सकते हैं जिसमें हाँ भी छुपा हो। तो वो दरवाज़ा कोई बंद नहीं करना चाहते। मसलन अब ये असद कैसर साहब ने कह दिया कि पीटीआई और वो पार्लियामेंट के अंदर मिल के, बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात उनकी गलत है। मौलाना ने पीटीआई वालों पे ये वाजे कर दिया है कि भाई हमारी सिर्फ सीज फायर हुई है, हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है, न आप लोग किसी फैसले के लिए मेरी इजाज़त के पाबंद हैं, न मैं आपके अपने किसी फैसले के लिए आपकी इजाज़त का पाबंद हूँ। तो अगर मौलाना और बिलावल का अभी कोई मुश्तरका बिल आता है और उसमें वो इत्तेफाक उनकी बनती है, तो उसमें फिर पीटीआई मौलाना को नहीं रोक सकती। अच्छा, शहजाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं उमर चीमा की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये जो मलबा डालना कि लॉ मिनिस्टर और मोहसिन नकवी जो है वो
मौलाना को कन्विंस नहीं कर सके। मेरे ख्याल से ये हुकूमत की तरफ से तो हो सकता है इस तरह की बातें की जाए कि मलबा उनके ऊपर डाल दे। इसके अलावा तो सदर मुमलिकत हो, शहबाज शरीफ हो, ये सारे मौलाना साहब से मिल चुके थे, इसहाक डार साहब मिल चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो लोगों पे छोड़ दिया गया था कि आप मौलाना को कन्विंस करें। मेरे ख्याल से एक प्रोसेस पे तो हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस में ना तो कोई डिस्कशन थी, ना ड्राफ्ट था, और उस दिन अगर मौलाना हाँ कर देते तो हमें ये पता है कि वो बिल पास भी हो जाता, और शायद हम भी उसको पहली मर्तबा सुन रहे होते कि जब वो कवरेज चल रही होती है असेंबली में इस 26वीं तरमीम को पास करने की, तब हमारे सामने शायद ये बात आ रही थी, क्योंकि हुकूमती वुज़रा खुद हमारे प्रोग्राम पे कह चुके थे कि हमने 2 दिन में पास करवाना है। और तमाम तर इशारे भी यही मिलते हैं, जिस तरीके से हाउस को बुलाया गया, तमाम MNA सेनेटर्स को कहा गया कि आप इस्लामाबाद में रहे, तो हुकूमत का इंटेंट तो ये था कि ये बिल पास करवा लेना है। तो मौलाना साहब ने इस पे जो है स्टैंड लिया। हमें मेरे ख्याल से ज्यादातर गौर करने की इस बात पे जरूरत है कि ये बिल था क्या। वो चीमा साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि इस बिल में कोई ऐसी चीजें नहीं थी। देखिए, ये जो हम तहरीक इंसाफ के दौर में हमने देखा था ना कि 2019 में क्या हुआ था, उसी वक्त से प्लान था कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस करना है ताकि वो बाद में चीफ जस्टिस ना बन सके, खासतौर पर जब इलेक्शन हो रहे हैं। उसी वक्त से ये फैसला कर लिया गया था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है ताकि जब 2023 आए 2022 आए तो उस वक्त फिर जनरल फैज को हम चीफ बना सके ताकि वो इलेक्शन के वक्त चीफ हो। जी, और ये ऑपोजिशन ने यही कह के हुकूमत गिराई थी ना, पीडीएम जो हुकूमत आई थी, जिसको 10 साल प्लान कहा जाता था। इस हुकूमत का भी अगर आप देखें तो ये हर पोजीशन के हवाले से अपनी फील्डिंग रखना चाहते थे ताकि किसी तरह जो अगला इलेक्शन है वो भी सिक्योर कर रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो तमाम तर पावर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं आईनी अदालत में। और बाज़ इशारे ये मिलते हैं, मेरे जवाब मुकम्मल होने दीजिएगा, कि बाज़ इशारे ये मिलते हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि काजी फाइज ईसा साहब उस आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन जाए, जैसे कि अभी सलीम साहब ने भी कहा। फिर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन, जहां पे जो मुतनाज़ा हो चुकी है इस एक फेल्ड इलेक्शन करवाने के बाद, उसी चीफ इलेक्शन कमीशन को और उसके मेंबरान को दोबारा किस तरीके से रीइंस्टेट किया जाए, उनकी मुद्दत मुलाजमत में दोबारा तौसी कैसी जाए, उसकी पूरी फील्डिंग इन प्लेस करने की इन्होंने कोशिश की। तो जो तहरीक इंसाफ अपने मनपसंद लोगों को रख कर दोबारा इलेक्शन और अपना टेन्योर 5 साल नहीं 10 साल या 15 साल का करना चाहती थी और एक फेल्ड अटेम्प्ट थी, इस हुकूमत ने भी अपने पहले साल में यही कोशिश की है कि हम अपने मनपसंद लोगों को एक अहम ओहदे पे रखें ताकि हम अपनी जो ये मौजूदा हुकूमत है इसको भी स्टेबल कर सके, इसको कोई खतरा ना हो और कहीं ना कहीं हम आने वाले इलेक्शन में अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लें। ये अटेम्प्ट थी। दो बातें एक तो आप ये कह रहे थे अभी सलीम साफी साहब ने कहा, साफी साहब ने नहीं, आई थिंक उमर चीमा साहब ने कहा था, बट फखर से कल भी हमारी बात हुई। साफी साहब ने भी कहा कि साफी साहब ने भी ये कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश थी कि वो चीफ जस्टिस साहब को रखे, वो शख्सियात पे देख रहे हैं और तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि वो चीफ जस्टिस जो है वो ना रहे इस पोजीशन पे। फ़खर से कल भी बात हुई और फ़खर इस बात से अग्री नहीं करते। वो कहते हैं उनके ज़राए या उनकी जो मालूमात है उसके मुताबिक ये सब कुछ इसलिए नहीं हो रहा है। फ़खर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? अलीना, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर ये अमेंडमेंट की जा रही है अलीना के एज 68 होगी, साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं और वजीर आजम ने लगाना है, आपके जहन में कौन सा नाम आता है? मुझे नहीं पता, मेरे जहन में आते फ़खर का नाम, जिनकी तलाक मुख्तलिफ है। फ़खर की जवाब सुन लेते हैं। डिस्कशंस हुई हैं उसमें अगर आप जो खबरें सामने आई हैं, जो डिस्कशंस हुई हैं उसमें तो यही सामने आया है कि ये हुकूमत की बड़ी बात कर रहे हैं या बड़ी बात कर रहे हैं आप बता रहे हैं मौलाना साहब से जो डिस्कशंस हुई हैं ऑफ द रिकॉर्ड उसमें ये नाम लिया गया है, बट फ़खर थिंक्स अदरवाइज। फ़खर प्लीज मुख्तसर। अलीना, बिल्कुल मैं ये मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के लिए ही ये जो आइनी कोर्ट है उसको बढ़ा रही है या उसके हवाले से ये जो एक डाला गया है कि 68 ईयर वाला हो। देखें, ये तो 3 साल के लिए होंगे, उसके बाद ये तो हमेशा के लिए जो आइनी तरमीम का वो मामला है, तो इसको अगर उस तनाजुर में देखा जाए ये एक देरीना मुतालबा है, ख़ास तौर के ऊपर जो लोगों को, आम साइलिन को जो इंसाफ के हवाले से, तो उस पर अगर हम इस हवाले से सोचें, मैं अब भी ये समझता हूँ कि इसमें कुछ ऐसी हैं जिसके ऊपर डिबेट भी हो सकती है और होनी भी चाहिए मीडिया पे और पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन जो बुनियादी इसका थीम है वो एक काम करते हैं। फ़खर आपका भी पॉइंट आ गया, शहजाद आपका भी पॉइंट आ गया, प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा ब्रेक लेने का। इस वाले नुक्ते को अभी के लिए हम यहीं पर अपनी राय महफूज कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर ऐसा आगे चलकर हुआ
या फिर कुछ वाज़ेह इशारे मिले तो उसके ऊपर फिर तज्जिया तबसरा करेंगे। कई दफ़ा इस तरह से होता है, बहुत सी बातें कयास में चल रही होती हैं या बातें हो रही होती हैं, बट वो उस तरह से डेवलप नहीं होती। जैसे इसी बिल की मिसाल ले लीजिए, हमने देखा कि बहुत सी बातें हो रही थी कि शायद एक्सटेंशन मिलने जा रही है मौजूदा चीफ जस्टिस को, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल उसके मुख्तलिफ हुआ। तो अगर ऐसी सूरत हाल कुछ बनती है तो फिर उसके ऊपर तज्जिया तबसरा भी करेंगे। अभी इस सवाल को यहीं पे रहने देते हैं, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर दूसरे अपने इशू के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक। अफगान काउंसिल जनरल पाकिस्तान आए हुए हैं और कल एक वाक़या हुआ जिससे मुतल्लिक बहुत तशवीश पाई जाती है और गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। हुआ कुछ यूँ कि एक तकरीब के दौरान पाकिस्तानी कौमी तराना पढ़ा गया और अफगान काउंसिल जनरल और उनके साथी वहाँ पर खड़े ना हुए एहतराम में। अब इसको न सिर्फ सिफारती आदाब की ख़िलाफ़ वर्जी समझा जा रहा है, बल्कि सिफारती तौर पर भी इसको बहुत गलत तौर पर देखा जा रहा है। इसके ऊपर दफ्तर ख़ारजा ने भी शदीद एहतजाज किया है, कौमी तराने की बेहुरमती करार दिया गया है इसको। लेकिन जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी रिवायात मुख्तलिफ हैं, यानी अफ़गानों की रिवायात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ से ये इसके ऊपर मौक़िफ़ लिया जा रहा है कि कौमी तराने के अंदर क्योंकि धुनें थीं तो इस वजह से खड़े ना हुए या इस चीज़ को प्रेफर किया गया कि खड़ा ना हुआ जाए। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वज़ीर आला ने इसके ऊपर एक स्टांस भी लिया। कुछ अर्सा पहले, कुछ रोज़ पहले बल्कि ऐलान किया कि अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक जो मामलात हैं, बातचीत के मामलात हैं, वहाँ पर जो पॉलिसी है उसको खैबर पख्तूनख्वा अपने तहीं देखेगा और बातचीत को आगे बढ़ाएगा। पेशरफ्त तो ना हुई, लेकिन ये जिस तरह से मामलात आगे चल रहे हैं या जो उनका तनाजुर है या नज़रिया है देखने का मामलात को, जो हालिया वाक़यात हुआ, जिस तरह से सूरत हाल चल रही है, क्या अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक ताल्लुकात को देखने का खैबर पख्तूनख्वा का नज़रिया दुरुस्त है? अपने तज्जियाकारों से ज़रा ये पूछना चाहते हैं। सलीम साफ़ी साहब, क्या राय है आपकी? देखिए, ये कल वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द कर चुकी थी और उसमें जो पेशावर में अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल है उनको भी दावत दी गई थी। जो पेशावर के कौंसल जनरल है वो निस्बतन हार्डलाइनर्स का जो ग्रुप है अफ़गानिस्तान में उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब तराने के वक्त वो एहतरामन खड़े नहीं हुए। अब उनको चाहिए था कि अगर म्यूज़िक को वो लोग बर्दाश्त नहीं करते और उसके एहतराम में नहीं खड़े होते तो उनको या तो तकरीब में तराने के बाद जाना चाहिए था और या फिर ये कि उस वक़्त वो उनको चाहिए था कि वो महफ़िल से निकल जाते, क्योंकि उसको पाकिस्तानियों ने तराने की तौहीन समझा, जिसकी वजह से उनको। लेकिन बहरहाल मेरे ख़्याल में अब वो मामला, एक तो उस पर दफ्तर ख़ारजा ने नोटिस लिया और उनके नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज किया, और दूसरी तरफ उन्होंने ये वजाहत कर दी कि हमने ऐसा नहीं है कि तराने के एहतराम में हम खड़ा नहीं होना चाहते थे, हमें पाकिस्तान के तराने का एहतराम है, लेकिन चूँकि हमारे मसलक में म्यूज़िक हराम है, हम इसलिए म्यूज़िक के साथ खड़े नहीं हो सकते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन सर, जिस तनाजुर में हम सवाल कर रहे हैं कि ये होने के बावजूद यकीनन बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो स्टांस है ताल्लुकात से मुतल्लिक, क्या आपको लगता है वो दुरुस्त है कि अभी भी इसी तरह से बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए, या फिर क्लियरली एक मुख्तलिफ नज़रिया है उसको भी देखना चाहिए और रियासत को ये मामलात हैंडल करने देने चाहिए? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के रुख का तयन वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रवैये या बयानात या इरादों पे नहीं होगा, वो मरकज़ से मुतालिक मामला है और वफाक, पाकिस्तान का जो वफाक है, वफाकी हुकूमत ही उसको जो कुछ करेगी, अच्छा करेगी या बुरा करेगी, उसके साथ बेहतर ताल्लुक़ रखेगी, ख़राब रखेगी, वो सारा मामला मरकज़ से मुतालिक है। ठीक है, शहजाद। जी अलीना, एक तो मुझे भी बड़ा कल बुरा भी लगा, अफसोस भी हुआ कि हमारे मेहमान आए हुए हैं, पाकिस्तान का कौमी तराना है उस पर वो खड़े नहीं हुए, और आज ये वजाहत भी आ गई कि म्यूजिक की वजह से वो खड़े नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से अगर यही उनका पहले प्लान था कि उन्होंने नहीं खड़े होना है, ये उस वक्त तो फैसला नहीं किया होगा दोनों हजरात ने, तो पहले ही कम्युनिकेट कर देते और उस रूम में ही ना बैठते, तराने के बाद आ जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल अब जो भी है उनकी एक वजाहत आ गई है, बट मुझे पर्सनली जो है अफसोस हुआ। एक हर मुल्क का फ्रीडम आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे कौमी तराना आपने देखा है, कभी खेल की भी हम जब देखते हैं शुरुआत हो रही होती है
तो जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपने कौमी तराने पे भी खड़े होते हैं और जो मुखालिफ टीम होती है उनके कौमी तराने पे भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो बहरहाल रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। जहां तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, देखिए इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। परवेज खटक साहब भी 2015-16 में अपना डेलीगेशन लेकर गए थे अफगानिस्तान, उस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत थी, बायलैटरल इश्यूज पे भी बात हुई, सिक्योरिटी के मामलों पे भी बात हुई। तो कोई अगर सूबा, जो कि जाहिर सी बात है जिसका बॉर्डर मिलता है, वो बात करना चाहे उसमें हर्ज नहीं है। मसला ये है कि अगर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या अली अमीन गंडापुर ये समझते हैं कि वो रियासत से एक अलहदा पॉलिसी बना के चलेंगे, मसला वहां पर है। ये हुकूमत भी अगर समझती है कि अली अमीन गंडापुर ज्यादा अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं और हुकूमत को कायल कर सकते हैं, अफगानिस्तान की हुकूमत को, कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो बेशक उनका इस्तेमाल करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि रियासत कहे और वफाकी हुकूमत कहे कि हमने जो है वो एक्शन ले रहा है तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ जो भी पाकिस्तान की सरजमीन को वायलेट करेगा, लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब अपनी एक पॉलिसी लेके चल रहे हो कि नहीं हमने तो मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है और बातचीत के जरिए मसला हल करना है। ये डुअल पॉलिसी नहीं चल सकती। अली अमीन गंडापुर साहब समझते हैं कि वो बेहतर तरीके से अफगान हुकूमत के साथ बात करके दहशतगर्दी पे काबू पा सकते हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन एक कलेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है, मसला दो पॉलिसीज का है, वो नहीं हो सकता। ओके, उमर। अलीना, ये जो अफगानिस्तान की तरफ से जो वजाहत आई है ना, ये बिल्कुल झूठी वजाहत है। मैं सुलझे अल्फाज में इसको यही कह सकता हूँ, और मैं इस बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि 15 अगस्त को इनका ये योम निजात मनाते हैं, ये योम आज़ादी मनाते हैं कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल में, वो इन्होंने मनाया है, इधर इस्लामाबाद में मनाया है और इधर सरीना में मनाया, सरीना होटल में। जो लोग उस तकरीब में शरीक थे उन्होंने मुझे बताया कि जो इधर इनके सफ़ीर हैं, जो शार्डी अफेयर हैं, वो दोनों तराने बजाए गए, जिसमें अफगानिस्तान का भी तराना था, जिसमें पाकिस्तान का तराना भी था, और वो खड़े रहे। ये झूठ बोलते हैं कि ये मसला था। ये इन्होंने, अगर ये इनके नॉलेज में ना होता है, इनका अगर सफ़ीर लेवल पे बनना जाए क्या हो सकता है। उमर, वो मैं मौजूद था जो योम फतह मना रहे थे, उसमें किसी मुल्क का तराना उन्होंने नहीं वो किया था, बस तिलावत हुई और सफ़ीर की तकरीर हुई और मेहमान खुसूसी की तकरीर हुई। अच्छा, पता नहीं, एक कोई हमारे सीनियर आदमी थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि दोनों तराने उधर चलाए गए हैं, और उस दौरान ऐसा हुआ है कि दीगर ममालिक के कुछ प्रोग्रामात हो या पाकिस्तान के प्रोग्रामात हो, तो इस्लामाबाद में उनके जो सफ़ीर है वो तराने के एहतराम में खड़े हुए हैं दूसरे लोगों के साथ। अच्छा। ऐसा हुआ है, लेकिन उस तकरीब में, लेकिन यह है कि ओवरऑल इनका देखें कि जो ये एक बड़ा एक रिग्रेसिव किस्म की अप्रोच है कि आपने जो अपने मुल्क में नाफिज किया हुआ है, आप बाकी जगहों पर आकर भी वही चीज़ें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए और हमें इसका सीरियसली नोटिस लेना चाहिए। चलें कि इन्होंने कुछ इस पे अपना को रिएक्ट किया। जहां तक ये अली अमीन गंडापुर वाली बात है ना, देखें ये आज तक माजरत कता कलामी की आप कह रहे हैं सीरियसली इसका नोटिस लेना चाहिए, दफ्तर खारजा ने जो रद्द-ए-अमल दिया आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, ठीक है, यानी कि मेरा ख्याल है कि इनको इससे भी ज्यादा संजीदा नोटिस लेना चाहिए था, उनको नापसंदीदा शख्स करार देना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिधर पाकिस्तान के परचम की बात आती है, पाकिस्तान के परचम की बात आती है या पाकिस्तान के तराने पे बात आती है, हमें इन चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमारी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। जहां तक अली अमीन गंडापुर की बात है, देखें ये पिछले 11 साल से जो कर रहे हैं ना, ये एक नैरेटिव पर चल रहे हैं। ये अभी तो ये बातें करते हैं ना जी कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और इधर टेररिज्म कम होगी। भाई आपने अपने लेवल पर क्या किया है? आप अभी तक अपनी CTD जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसमें आप पूरी भर्तियां नहीं कर पाए। आपने जितने लोग चाहिए थे वो भी आपने पूरे नहीं रखे हुए। आप तो अपने लेवल पर कुछ नहीं कर पाते। ये सिर्फ सियासी बयान है। और इसमें ये जो बात पहले भी हो रही थी कि अगर ऐसे ही है कि जैसे अगर मरियम नवाज ने कोई मशरकी पंजाब में जाना हो तो फिर अगर वो अपने लेवल पर जाएगी तो वो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के साथ उसकी कोई कंसल्टेशन ना हो, तो ये तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। ये जिस तरीके से ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और जो इनके बारे में ओवरऑल इनको इस चीज़ की परवाह भी नहीं होती, और अभी भी इनके तराने के मामले में भी वो अपोलोजेटिक नहीं है, वो बजाते खुद उसमें शरीक थे। अलीना, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई चीज है पिछले दिनों, आई डोंट नो कि वो हमारे नेशनल मीडिया पर कितनी चली, लेकिन वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सरफराज बुगटी जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है,
वो एक तकरीब में शामिल थे और उधर कोई बंदा कोई तराने की तकरीब के दौरान बैठा रहा। आई डोंट नो कि उनको ये भी आइडिया होगा कि नहीं कि ये कैमरा सामने चल रहा है, तो वो उसने यानी कि उनको पॉइंट आउट किया और उसने कहा कि अगर आप जो है तराने के दौरान उठकर खड़े नहीं हो सकते, आप बाहर चले जाएं। मेरी नजर में ऐसे लोग जो है उनकी ज्यादा एक इम्पोर्टेंस है बजाय उन लोगों की कि जो हमें बिला जवाज गालियां देते रहते हैं पाकिस्तान को और बाकियों को। ठीक है, तो इस मामले में ठीक है फखर, जस्टिफाइड रिवायात मुख्तलिफ, ख्यालात मुख्तलिफ, या फिर आपको लगता है बिल्कुल नहीं जस्टिफाइड था, मजीद शदीद इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना चाहिए था और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तो जस्टिफाई किसी सूरत भी नहीं करना चाहिए था? अलीना देखिए, रिवायात जो होती हैं वो आपके अपने मुल्क में होती हैं, लेकिन जब आप बतौर एक डिप्लोमेट किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपको उस मुल्क के जो कवानीन हैं या जो रिवायात हैं उसको फॉलो करना होता है। ये जो नेशनल एंथम के हवाले से ये दुनिया भर में होता है कि जिस मुल्क का तराना बजता है तो हमेशा उसको जो ख़ास तौर के ऊपर कोई इस तरह की ऑफिशियल तकरीब हो तो उसका एहतरामन खड़े होते हैं या जो भी उसका एक प्रोटोकॉल होता है सिफारती, वो फॉलो किया जाता है। ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जो उनकी तरफ से एक वो दी गई है, वजाहत दी गई है कि शायद वो म्यूज़िक या की वजह से वो नहीं खड़े हुए, तो म्यूज़िक की वजह से अगर उनको एतराज़ था तो वो फिर उस तकरीब में ही ना बैठते, क्योंकि असल मतलब जो मसला था वो तो म्यूज़िक से था इनको। जो दूसरी बात है गंडापुर साहब की जो इसके हवाले से पॉलिसी के हवाले से कि वो अब भी इस हवाले से वो ये चाहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान के साथ जारी रखेंगे। देखें, जो असल मामला है या जो मसला है वो विफाक का या रियासत पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ है। एक सूबा जो है वो बगैर विफाक को बाईपास किए हुए ये इस तरह अगर मामलात को वो शुरू कर देगा तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंस है जो ये प्रेसिडेंट है जो सेट कर रहे हैं। इससे फिर ये है कि दूसरे अगर सूबे भी यही इस तरह का वो शुरू कर देंगे तो जो पाकिस्तान की फेडरेशन है या जो वफाक है उसको बहुत ज़्यादा शदीद खतरा। अच्छा, जाते जाते क्योंकि वक्त की किल्लत है, सलीम साफ़ी साहब मुख्तसरन अगर आप बता दें, उमर चीमा साहब ने कहा कि उनके मुताबिक और मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल होना चाहिए था और बिल्कुल भी वजाहत काबिल कबूल नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी था। इस वक्त जो हालात है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो उसके तनाजुर में इतना ही काफ़ी जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने दिया है। ठीक है जी, विद दैट इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।